मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी में आपकी पार्टनरशिप बुक है, उसका चैप्टर नंबर जो 4 है फर्म का समापन। उससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आज के सेशन में शेयर की जाएंगी। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचा सके और आप उन सूचनाओं का सदुपयोग करते हुए आप अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सके। इसी उद्देश्य से हम आपको कॉमर्स, विशेष रूप से कॉमर्स 12वीं की अभी एग्ज़ाम होनी है, बोर्ड एग्ज़ाम होनी है, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और हमेशा बनते रहें उन पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। और उससे पहले अपन प्रत्येक चैप्टर है उसको डिस्क्रिप्टिव रूप से हल कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भाई कोई भी एग्ज़ाम होती है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो और चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव है वो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर हम ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर, रिक्त स्थान इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनमें हो सकता है कि पेपर कई बार क्या होता है बुक के बीच में से भी पूछा जाता है ना। तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो अपन हर पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे तो फिर हमें एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम भी यही मांगता है कि भाई आप हैं कोई भी एग्ज़ाम दे रहे उससे पहले आप उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ो। डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ लेते हो एक बार दो बार और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका समाधान आप स्वयं ढूंढ सकते हो। लेकिन आपने डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर थोड़ी सी आपके सामने समस्या आ सकती है। तो इसलिए अपन डिस्क्रिप्टिव है वो आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आज के सेशन में शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो आज क्या चर्चा करने वाले हैं। आज देखो सबसे पहले आ रहा है अपने पास साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब कंपटीशन एग्जाम में ये अंतर नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखो एक तो अभी तक अपन ने पार्टनरशिप में आपके 4 चैप्टर पढ़े हैं, 1, 2 और 3 और ये चौथा अपना चल रहा, 4 चैप्टर है। अब देखो जो पहला चैप्टर था वो साझेदारी के निर्माण से संबंधित था कि किस तरीके से एक साझेदार है जो साझेदारी विलेख के अकॉर्डिंग अपना काम करता है, एक साझेदारी का निर्माण करता है, एक साझेदारी व्यवसाय का संचालन करता है। ये तो पहले चैप्टर की बात होगी। 2 और 3 नंबर में चैप्टर में क्या था, 2 नंबर चैप्टर में नया साझेदार है वो प्रवेश ले रहा था, साझेदार का एडमिशन हो रहा था। और 3 नंबर चैप्टर में क्या था, साझेदार का रिटायरमेंट हो रहा था या साझेदार की मृत्यु थी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों ही चैप्टरों में क्या हुआ है कि साझेदारी का विघटन हुआ है लेकिन फर्म का विघटन नहीं हुआ है ना। और चौथा चैप्टर है उसमें साझेदार है वो चाहे जाए या न जाए लेकिन वहाँ पर क्या है कि साझेदारी का विघटन हो रहा है। और साझेदारी का विघटन होता है तो क्या होता है, फर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्म एज इट इज काम करती है। लेकिन जब फर्म का विघटन होता है तो वहां पर साझेदारी का विघटन है वो पहले होता है। तो देखो इसमें कौन कौन से अंतर हैं जो आपके साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन से रिलेटेड है। नंबर 1, व्यवसाय की समाप्ति। व्यवसाय की समाप्ति, तो जब साझेदारी का विघटन होता है तो व्यवसाय का समापन नहीं होता। साझेदारी के विघटन में व्यवसाय का समापन नहीं होगा, व्यवसाय है वो एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन जब फर्म का विघटन होता है तो व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपके कोई भी एग्जाम हो
वहां से भी ये पूछा जा सकता है ना। तो देखो साझेदारी का विघटन होगा तो व्यवसाय का समापन नहीं होगा, लेकिन फर्म का विघटन होगा तो व्यवसाय का कार्य वो बंद हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर है परिसंपत्तियों और दायित्वों की व्यवस्था। हाँ, जब साझेदारी का विघटन होगा तो जो आपकी असेट्स है और जो दायित्व है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और साथ में नई बैलेंस शीट है वो तैयार की जाएगी। जब आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज की आपको रीवैल्यूएशन करना होता है तो साझेदारी का आपका विघटन होगा, तो वहां पर आपको संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निर्धारण करना होगा और साथ में नई बैलेंस शीट है वो आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन जब फर्म का विघटन होता है तो वहां पर जो आपकी असेट्स है उनको तो क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, उनको तो सेल किया जाएगा, बिक्री किया जाएगी, और जो दायित्व है उनका क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, दायित्वों को पेमेंट किया जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो साझेदारी का विघटन होता है तो वहां पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निर्धारण होगा और साथ में नई बैलेंस शीट है वो तैयार की जाएगी। जबकि अगर साझेदारी फर्म का विघटन होता है, यानी फर्म का विघटन होता है, तो वहां पर आपकी संपत्तियां हैं उनसे तो उनको तो बेचा जाएगा और उनके बेचने से राशि प्राप्त की जाएगी और प्राप्त राशि का क्या किया जाएगा, उन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, उन दायित्वों का पेमेंट किया जाएगा और यहाँ पर तुलन पत्र नहीं बनेगा। फिर लास्ट में फाइनल है वो आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट वहां पे बनाना पड़ेगा, है ना। तीसरा पॉइंट आता है न्यायालय का हस्तक्षेप। जब साझेदारी का विघटन होता है तो वहां पर न्यायालय का हस्तक्षेप है वो नहीं होता है, लेकिन फर्म का विघटन होता है तो वहां पर न्यायालय का क्या होता है, आदेश द्वारा, यानी न्यायालय का वहां पे हस्तक्षेप हो सकता है। न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही उस फर्म का विघटन किया जा सकता है, उस फर्म का समापन किया जा सकता है। ठीक है। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। व्यवसाय की समाप्ति, तो साझेदारी विघटन में व्यवसाय समाप्त नहीं होगा, फर्म के विघटन में व्यवसाय समाप्त होगा। दायित्व, संपत्ति और दायित्व की व्यवस्था, तो साझेदारी विघटन में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन पुनर्निर्धारण होगा और नई बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। जबकि फर्म का विघटन होता है तो संपत्तियों का बेचा जाएगा, दायित्वों का भुगतान किया जाएगा और साथ में बैंक अकाउंट है वो तैयार किया जाएगा। न्यायालय का हस्तक्षेप, फर्म साझेदारी का विघटन होता है तो न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन फर्म का विघटन होता है तो न्यायालय है वो फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। तो 3 पॉइंट है वो क्लियर हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और ये मान लो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो और चाहे एनुअल एग्जाम हो, पक्का पूछा जाएगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रिक्तस्थान क्वेश्चन है वो भी बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी, क्योंकि इनको आधार मान के ही छोटे क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, चौथा पॉइंट है आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, है ना। इसमें जब साझेदारी का विघटन होता है तो साझेदारी का विघटन आपसी समझौते के द्वारा ही होता है, यानी समझौता होगा तभी तो वो साझेदारी के लिए चलेंगे। और साझेदारी का विघटन होगा, जैसे मान लो 2 साझेदार है, तीसरा आ रहा है तो वो साझेदारी समझौते के तहत ही आएगा। 3 पार्टनर है, एक जा रहा है तो वो भी साझेदारी समझौते के अनुसार ही काम करेगा। तो आर्थिक संबंध है वो आपके क्या होते हैं, जब भी साझेदारी का विघटन होगा वो आपसी समझौते द्वारा ही होगा। और इसमें क्या होता है, साझेदारों के जो आर्थिक संबंध है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, आर्थिक संबंध है वो खत्म हो जाते हैं। उनके बाद उनके मध्य किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन है, कोई व्यापार है वो उस से रिलेटेड है वो नहीं चलता, उस फर्म का वो समापन वही कर देते हैं, उस व्यापार को वहीं वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। 5वां है पुस्तकों का बंद होना, है ना। इसमें जब साझेदारी का विघटन होता है तो साझेदारों के मध्य जो आर्थिक संबंध है वो जारी रहते हैं, है ना, किंतु परिवर्तित रूप में, है ना। इसलिए व्यवसाय के समाप्त न होने के कारण इसको आवश्यकता नहीं होती है, यानी पुस्तकों को बंद करने की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। यानी साझेदारी के विघटन में पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि फर्म का विघटन होता है तो समस्त जो पुस्तकें हैं भैया हैं उनको क्लोज किया जाता है, उनको बंद
किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंटों के आधार पर आप साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में अंतर को आसानी से जांच सकते हैं कि वे आर्थिक संबंध है, साझेदारी के विघटन में जारी रहेंगे जबकि फर्म के विघटन में बंद हो जाएंगे। पुस्तकों का बंद, साझेदारी विघटन में पुस्तकें बंद नहीं की जाएंगी जबकि फर्म के विघटन में पुस्तकें हैं वो बंद कर दी जाएंगी, क्लोज कर दी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सारी बात? यहां तक क्लियर है या नहीं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। जो भी विद्यार्थी विशेष रूप से कॉमर्स से रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये आज का जो सेशन है बड़ा शानदार होने वाला है और इन पॉइंटों को आपको एकदम गहराई के साथ समझना है ना, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपन इस क्लास में ओनली बात जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हैं वो ही करेंगे, ये है ना, यानी सीधी बात, नो बकवास वाला सिस्टम यहाँ पे चलेगा कि अनावश्यक बात न करके अपन टॉपिक से रिलेटेड है वो बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद देखो खातों का निपटारा, है ना। अब इसमें आपका जो कौन कौन सा बनेगा, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, वसूली खाता जो नाम मात्र खाते की प्रकृति का है, फिर इसमें आपका एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, और फिर लास्ट में आपका बैंक या कैश अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट बनेंगे, इसमें 3 अकाउंट है वो आपको इसमें तैयार करने। अब खातों का आपको निपटारा करना पड़ेगा। तो ये अपनी बात हो गई कि जब फर्म का समापन होता है तो सबसे पहले जो संपत्तियां उनको बेचा जाएगा और उनके बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उसका भुगतान दायित्व के रूप में किया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार की कोई राशि कम या ज़्यादा रहती है तो उसका बंटवारा है वो साझेदारों के मध्य किया जाएगा। तो अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि खातों का निपटारा, कि फर्म का विघटन होने पर फर्म अपना व्यवसाय वो बंद कर देती है। तो सीधी सी बात है कि जब फर्म का विघटन होगा तो फर्म है वो अपना व्यवसाय बंद कर देगी और खातों का निर्धारण कर दिया जाता है कि भाई कौन कौन से खाते हैं वो अपन को तैयार करने हैं। खातों का निर्धारण है वो उनके द्वारा कर दिया जाता है कि अपन के लिए ये खाते वो इम्पोर्टेंट है और इनको तैयार करना। तो मुख्य रूप से आपको ये 3 खाते हैं, रियलाइजेशन वसूली खाता, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट है, आपको तैयार करना है। इसके लिए फर्म है वो अपनी संपत्तियों का निपटारा करती है। क्या करती है? संपत्तियों को क्या करेगी? सेल आउट करेगी। संपत्तियों क्या करेगी? सेल आउट करेगी, अपनी संपत्तियों को बेचेगी, अपने विरुद्ध सभी दायित्वों का भुगतान करती है और उसके खिलाफ जितने भी लायबिलिटीज है, कौन कौन से दायित्वों का उनको भुगतान करना है, उन दायित्वों का रिलेटेड वो क्या करती है? उनका भुगतान करती है। तो संपत्तियों को बेचेगी, जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल आउट करेगी, जितने भी लायबिलिटीज हैं उनका वो पेमेंट करेगी। कौन? वो फर्म। क्योंकि समापन हो जाता है तो उसके बाद क्योंकि आगे व्यापार है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी जो लायबिलिटीज हैं उनका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो जो अन्य जो उसके यूँ कहे कि जो लेनदार हैं वो उनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पेमेंट करना पड़ेगा तभी तो वो जाने देंगे। तो इसलिए जो साझेदारी विलेख होता है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी संपत्तियां उनको सेल आउट करना है और लायबिलिटीज का भुगतान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा है 48, ये ध्यान रखना, 48 है ना। साझेदारों के मध्य जो धारा 39 है वो तो फर्म के समापन से रिलेटेड है, लेकिन भुगतान से रिलेटेड है वो क्या है? साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा जो 48 है उसके अनुसार आपको नियम, जो निम्न नियम है वो लागू करने होते हैं। नंबर 1, हानियों का व्यवहार, हानियों को किस तरीके से आप उनको पेमेंट करोगे, जितने भी जो आपके लॉसेज हैं उसका भुगतान आपको किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले अपने को पास लाभ है उसमें से उनको भुगतान करेंगे। सबसे पहले अपने पास जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से भुगतान करेंगे, है ना। अब इसके बाद भी अगर प्रॉफिट बांट दिया फिर भी बच गए तो इसके पश्चात साझेदारों की पूंजी में से, है ना, साझेदारों की जो कैपिटल होगी, साझेदारों की जो कैपिटल होगी उसमें से भुगतान करेंगे। अब ये भी बच गई
तो फिर अंततः यदि आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा अपने लाभ विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप से, ये हानि है, इसका 3 तरीके से अपन निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपने पास लॉस है उनका भुगतान हमें करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं कि सबसे पहले तो अपने पास जो भी लाभ है, जो भी अपने पास प्रॉफिट है, उनमें से बांट देंगे, है ना। जैसे मान लो अपने पास ये राशि है, हानि 2 लाख रुपए की है ना। अब अपने पास प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपए ही है, तो इस हानि को पूरी करने के लिए सबसे पहले मान लो इस हानि को पूरा करना है, तो पहले 1 लाख रुपए लाभ में से बांट दिए। अब बच गए 1 लाख, बच गए 1 लाख और बच गए। अब इसके पश्चात साझेदारों की पूंजी में से, अब मान लो साझेदार 2 ही हैं, साझेदार 2 ही हैं और उनकी 30,000 और 30,000 पूंजी है, तो 30 और 30 60,000 होगी, है ना। फिर भी 40,000 बच गए। अब ये 40,000 की पूंजी है, अगर आवश्यकता होगी तो साझेदार द्वारा अपने अपना जो व्यक्तिगत लाभ है उसके रूप में से या व्यक्तिगत रूप से वो घर से लाकर कैसे भी करें, वो राशि उनको भुगतान करनी पड़ेगी, ये 40,000, और जो भी उनका अनुपात निर्धारित है उस अनुपात में बांटनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो पहली आपकी जो कंडीशन अप्लाई होती है कि भाई धारा 48 के तहत आपको जब भुगतान करते हो हानियों के व्यवहार का, तो सबसे पहले लाभों में से, उसके बाद पूंजी में से और उसके बाद व्यक्तिगत लाभों में से उसका भुगतान किया जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और कंपटीशन एग्जाम में वहाँ के लिए भी ये क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसलिए आपको बी केयरफुल होके इन चीज़ों को आपको हैंड्स नोट के रूप में तैयार करना है, ताकि कंपटीशन एग्जाम जब आप दो तो उस समय आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो जब 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं तो वो इन चीज़ों को बेसिक रूप से तैयार नहीं करते हैं, और जब कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो फिर उनके सामने ये समस्या आ जाती है, क्योंकि 11वीं 12वीं दोबारा पढ़ नहीं सकते, और जो उस समय पढ़ी थी उस समय आपने इस चीज़ को एकदम कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ी, तो इसलिए ये समस्या आएगी। तो आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ना है ताकि फिर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। इसमें लाभ में से, पूंजी में से और आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत लाभ में से बांटा जा सकता है, ठीक है। ओके, यहां तक बढ़े आगे। दूसरा पॉइंट आता है आपका परिसंपत्तियों का उपयोग, है ना, यूज ऑफ एसेट्स। परिसंपत्तियों का किस तरीके से आप उपयोग करते हो, कि फर्म की परिसंपत्तियां साझेदारों द्वारा पूंजी में कमी को पूरा करने के लिए किए गए अंशदान सहित निम्न प्रकार होगा, है ना। आपने जो आपकी एसेट्स है ना, उसका भुगतान आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपने एसेट्स की है, अब उसको सेल आउट कर दिया, अब आपने ये राशि प्राप्त की है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप किन किन को भुगतान करोगे। तो सबसे पहले देखो, फर्म के ऋण का अन्य पक्षों को भुगतान करेंगे, है ना। कोई फर्म लोन है, किसी दूसरे व्यक्ति से ले रखा है, अन्य पक्षों, साझेदार का ऋण नहीं, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उसको एक बार भुगतान नहीं करेंगे। सबसे पहले किसको भुगतान करेंगे, फर्म को लोन दे रखा है जिन लोगों ने, अन्य कोई भी हो सकता है पार्टनर के अलावा, पार्टनर के अलावा अन्य जिन लोगों ने फर्म को ऋण दे रखा है, सबसे पहले उन संपत्तियों से प्राप्त राशि का भुगतान है वो आपको उन लोगों को करना है। संपत्तियों से प्राप्त राशि है उसका भुगतान सबसे पहले अदर पर्सनल लोन है उसको आपको करना है। सेकंड क्या कहता है, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम जो कि पूंजी से भिन्न, कोई साझेदार है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या आएगा, किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका भुगतान करेंगे। मेरी बात समझ गए आप, कि भाई आपने फर्म की जो संपत्तियां उनको आपने बेच दिया, और बेचने से आपको जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि का उपयोग कहाँ करोगे, तो सबसे पहले आपको उस राशि का भुगतान या उस राशि का प्रयोग उन लोगों के ऋण चुकाने के लिए करना है जिन्होंने फर्म को लोन दे रखा, साझेदार के अलावा, साझेदार नहीं होंगे। सेकंड, पहले चुक जाएंगे, अदर जिन जिन ने लोन दे रखा उनका चुक जाएगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आएगी
उसमें जिन जिन साझेदारों ने, जिन जिन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, उनका भुगतान है वो 2 नंबर पे रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? 2 नंबर पे रखा जाएगा। 1 नंबर पे अदर्स लोन, 2 नंबर पे पार्टनर्स लोन का भुगतान है उन संपत्तियों के उपयोग के लिए किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे। इसके तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पूंजी खाते में जो साझेदारों को दे है, प्रत्येक साझेदार का आनुपातिक भुगतान किया जाएगा, है ना। आपके पास राशि बच गई, आपके पास संपत्तियों से वसूली राशि हुई, उस वसूली राशि का सबसे पहले आपने अदर्स लोन है पार्टनर्स के अलावा उनको चुका दिया, फिर भी बच गई तो आपने क्या किया, फिर भी आपने क्या किया कि उन पार्टनर्स का लोन है उसको चुका दिया, फिर भी बच गया तो आपको प्रत्येक पार्टनर को उसके पूंजी खाते में भाई कितनी राशि वो लेके जाएंगे उसका आनुपातिक भुगतान है वो किया जाएगा पूंजी के रूप में, पूंजी के रूप में उसका भुगतान किया जाएगा। और पूंजी का आनुपातिक भुगतान करने के बाद भी अगर आपके पास कोई रह जाता है तो उसे लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इस तरीके से आपको 2 चीजों का उपयोग करना है। एक तो आपके जो लॉसेज हैं उनको आपको किस तरीके से उसको राइट ऑफ करना है ना। लॉसेज को किस तरीके से राइट ऑफ करना है, उस लॉसेज में से आपको पहले किसका भुगतान करना है, 2 नंबर किसका, 3 नंबर किसका, ये रखना है। और वैसे ही आप संपत्तियों से पैसे प्राप्त करोगे तो उन संपत्तियों से प्राप्त राशि का आपको कहां कहां यूटिलाइज करना है, तो उसमें सबसे पहले अदर्स लोन, फिर पार्टनर्स लोन, फिर साझेदारों की पूंजी, और उसके बाद भी बच जाता है सो साझेदारों को लाभ विभाजन अनुपात में उस राशि को बांट दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है या नहीं ये बताओ आप फटाफट, क्योंकि चैप्टर अपना चल रहा है फर्म का समापन। पार्टनरशिप बुक का ये 4 नंबर चैप्टर है, 3 हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं और ये चौथा चल रहा है। और ये चौथा कंप्लीट होते ही आपके 35 नंबर का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 35 नंबर की पार्टनरशिप है तो 35 नंबर का काम है वो पूरा हो जाएगा। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि आप 35 में से 35 है वो पार्टनरशिप बुक में लेके आएँ, और साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी अगर कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिले। ठीक है, तो देखो आज के इस सेशन में एक शानदार सेशन जिसमें हमने अल्प समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा की हैं, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने वाला है, चाहे आप लिख के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन है जरूर बनेगा। हानियों का व्यवहार क्या है, धारा कौन सी है, और संपत्तियों का उपयोग किस तरीके से करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन पूरी संभावना बनने की। तो इसलिए आपको इनको धैर्य के साथ पढ़ना है, हैंड्स नोट तैयार करने हैं, जो भी आपके कोई डाउट हो उसमें आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, उसका रिप्लाई मिलेगा, और साथ में आपकी हर समस्या का समाधान है वो किया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।